8 बोले तो 2 6, वो 8 बोले तो 2 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यही। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। आज की शानदार कक्षा को शुरू करते हैं। कहते हैं एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? O8। O8 बोले तो 2 6, O8 बोले तो 2 6, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यही ना हुआ। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 6। संयोजकता की अगर हम बात करें, संयोजकता की अगर हम बात करें तो संयोजकता 8 में से 6 गया, हो जाएगा 2। यहीं पर अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जो बच जाएगा वो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे बाह्यतम कक्षा में जो है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी संयोजकता निकालोगे तो 8 में से 6 गया 2। फिर कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचेगा वो कोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 6। वही अगर संयोजकता कहता तब 2 हो जाता, तो आंसर हो जाएगा बी। बी देखो कहां है, डी में, तो डी हो जाएगा आंसर। बी कहां है? डी में, तो डी इज द राइट आंसर। देखो सही है, डी इज द राइट आंसर। अच्छा बताओ, नियोन में, नियोन की अगर हम बात करें, नियोन होता है 10, तो 10 होता है तो 2 8 8, तो यहां संयोजकता बताओ कितना होगा। संयोजकता बता दो कितना हो जाएगा जल्दी से। संयोजकता 8 की 0, संयोजकता 8 की 0। हेलो हेलो, आवाज अगर हमारी जा रही है दोस्त मेरे, जल्दी से एक टाइप कर दो। आवाज जा रही है? एक बच्चा को रहा है आवाज नहीं जा रही है, आवाज जा रही है तो एक टाइप कर दो। बताओ जल्दी से, संयोजकता कितना? संयोजकता नियोन हो गया 10, नियोन की अगर हम बात करें तो नियोन हो गया 10, 10 हो गया तो 2 8, 2 8 हो गया तो संयोजकता बता दो कितना हो जाएगा। संयोजकता हो जाएगा दोस्त मेरे कितना? 0। और संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। आंसर अगला 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 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में केक, मफिन, केक, मफिन, कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों में रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? बताओ अब जल्दी से क्या हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में, खाद्य उद्योग में केक, मफिन, कुकीज जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों के रासायनिक रिसाव घटक के रूप में किया जाता है? द राइट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लोग CaOCl2 के नाम से जानते हैं, CaOCl2 के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एगो CaOCl/Cl, दूसरा हम लिख सकते हैं CaOCl2, 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 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम सल्फेट होगा नहीं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो नमक हो गया। इसका पीएच मान, इसका पीएच मान सबको पता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बनता है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से बनता है। और ये उदासीन लवण है। ये कैसा लवण है दोस्त मेरे? ये उदासीन लवण है। ये कैसा लवण है? उदासीन लवण है। ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के मिलने से बनता है और ये उदासीन लवण है। जल्दी लिख, लव यू मेरा भाई।
देख लो, इस सोडियम बाइकार्बोनेट है, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, पीएच मान 7 होता है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के मिलने से बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl इंटू Cl के CaOCl2 हो जाएगा। और यहां से आओगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। जल्दी लिख, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से कहेगा कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। जल्दी लिख, ये उदासीन लवण है क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर उदासीन लवण ही तो बनाएगा। हो गया। अगला अगला अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियां उनके परिभाषित लक्षणों में परिवर्तन के अचानक और अप्रत्याशित उद्भव से बनती है? बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियां उनके परिभाषित लक्षणों में परिवर्तन के अचानक और अप्रत्याशित उद्भव से बनती है? इसको हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। ये पूरा उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन होगा नहीं, पुनर्संयोजन होगा नहीं, उत्परिवर्तन का पूरा डिफिनेशन दे दिया है। सी फॉर कैट। हो, क्या होगा देखो इसका आंसर, जल्दी बता दो दोस्त मेरे, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने पर अपने को गति में ले आता है। एकदम घर्षणहीन सतह पर अगर रहिएगा तो जरा सा सीटी बजाइएगा, खट से गति में आ जाइएगा। ये आज चला साइंस टेस्ट में भी था। अगर घर्षणहीन सतह पर आप हैं तो जरा सा सीटी बजाइएगा, तो घर्षणहीन है तो थोड़ा सा भी सीटी बजाने के लिए बल लगाइएगा, फिसल जाइएगा। तो ये दोस्त मेरे सही है, ये एकदम सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं हो तो इसका कुल संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता। एकदम सही बात है, अगर बाह्य बल क्रियाशील ना हो तो संवेग संरक्षित रहता है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये कह रहा है कि भैया घर्षणहीन सतह पर सीटी बजाएंगे फिसल के गिर जाएंगे, ये कहता है कि भैया बाह्य बल नहीं लगेगा, संवेग संरक्षित रहेगा। दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा चला एक बात बताओ, अगर 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 कोई ग्रह घूम रहा है, ग्रह घूम रहा है, ग्रह घूम रहा है, तो ये बताओ ये क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण की कोणीय संवेग संरक्षण? रेखीय संवेग संरक्षण की कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रेखीय संवेग संरक्षण आकि कोणीय संवेग संरक्षण? जल्दी बता, कोणीय संवेग संरक्षण, व्हाट इज द आंसर? रेखीय संवेग संरक्षण आकि कोणीय संवेग संरक्षण, व्हाट इज द आंसर? कोई ग्रह घूम रहा है, रेखीय संवेग संरक्षण की कोणीय संवेग संरक्षण? जल्दी बता। रेखीय संवेग, ग्रह घूम रहा है ना, तो घूर्णन गति में है, तो घूर्णन गति में है दोस्त मेरे, तो क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग संरक्षण। कोणीय संवेग संरक्षण इज द राइट आंसर। रेखीय गति में होगा तो रेखीय संवेग संरक्षण इज द राइट आंसर। बता, निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न ताप किसके द्वारा मापा जाता है? निम्न ताप मापा जाता है जो कम तापमान पर जमेगा नहीं, जैसे अल्कोहल -114 डिग्री पर जमता है, पानी तो -1 डिग्री पर जम जाता है। तो कहते हैं निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अल्कोहल थर्मामीटर, क्योंकि अल्कोहल -114 के आसपास जमता है, -114 डिग्री के आसपास जमता है। पाद नहीं, पारद थर्मामीटर होगा यहाँ, पाद नहीं पारद थर्मामीटर होगा, जिसका उपयोग ज्वर मापी के रूप में करते हैं, ज्वर मापी के रूप में करते हैं। पारद थर्मामीटर ज्वर मापी, अधिकतम पठन दर निम्न तापी नहीं। अच्छा बताओ, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में आपको कहेगा, देखो एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग के रूप में अगर कहेगा तो इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करते हैं। और अगर एंटी फ्रीजिंग कहेगा तो इथिलीन ग्लाइकॉल। एंटी नॉकिंग कहेगा, एंटी नॉकिंग कहेगा, एंटी नॉकिंग कहेगा, एंटी नॉकिंग कहेगा, एंटी नॉकिंग कहेगा तो भैया एंटी नॉकिंग में टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग करते हैं। और एंटा एसिड की अगर हम बात करें, एंटा एसिड की अगर हम बात करें, उसके लिए हम लोग MgOH2 या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, NaHCO3 का उपयोग करते हैं। एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉकिंग टेट्राइथाइल लेड, एंटा एसिड MgOH2 NaHCO3। जल्दी लिख, हो गया? जल्दी लिख, कहते हैं एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉकिंग टेट्राइथाइल लेड, एंटा एसिड MgOH2 NaHCO3। हो गया? जल्दी लिख।
43 नंबर से नहीं बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो जी बढ़ जाएगा धीरे धीरे। जल्दी बोल पहले। एंटी फिजिंग एथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी नॉकिंग टेट्राइथाइलेट, एंटी सीड MgOH2 NaHCO3। ज्वारमापी में पारा और निम्न तापीय में हो जाएगा अल्कोहल थर्मोमीटर, निम्न तापीय में अल्कोहल थर्मोमीटर। अगला अगला अगला, अगर दोस्त मेरे बुक ऑर्डर किए होंगे तो वो आप तक पहुंच जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पहुंचता है तो थोड़ा सा विलंब पहुंचता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो बताओ किस कारण से होता है? जीवाश्म ईंधन में अत्यधिक उपयोग से हो जाएगा, वनों की कटाई से हो जाएगा, वाहनों की संख्या में वृद्धि से हो जाएगा, सौर हीटर, हीटर्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में तेजी से घुलनशील होता है, 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 रक्त में तेजी से घुलनशील होता है। इसको दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं, इसको दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं, दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं। रक्त में तेजी से घुलनशील है, इसको हम लोग दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं। रक्त में तेजी से घुलनशील है, इसको हम लोग दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं। आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? देखो यहां से सब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है, ये रक्त में तेजी से घुलनशील है, इसे दम घोंटू गैस के नाम से जानते हैं। 1 2 3 किससे कर वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 1 2 3, 1 2 3, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, रूम हीटर में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस के नाम से जाना जाता है। अगला, फोकस दूरी, देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दोस्त मेरे कि अगर 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 फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, एफ का मान दे दिया 20 इतना सेंटीमीटर के दो उत्तल लेंस, तो दो उत्तल लेंस का फोकस आपको भी पता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, एफ का हो गया प्लस 20 सेंटीमीटर और F1 F2 भी हो गया प्लस 40 सेंटीमीटर। हमको पी टोटल संपर्क में है तो इसका मतलब डी का मान 0 होगा। अगर आप टॉपिक पढ़े होंगे तो पी टोटल बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। आज चूंकि सेंटीमीटर में है और डायफ्टर में निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बता, P1 यहां से निकाल लो, P1 यहां से निकाल लो, P1 यहां से निकाल लो, आप P2 भी निकाल लो। यहां से P1 निकालेंगे, P1 बराबर 100 बटा F का मान 20 है, तो ये हो जाएगा 5 डायफ्टर, यहां से हो जाएगा 100 बटा 40